आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कुछ अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और सबसे पहली खबर जो मैं पेश करूंगा वो सीएनएन के हवाले से है। यह जर्मन के चांसलर ने एक बड़ा दावा किया है। जर्मन के चांसलर ने सीएनएन को एक खास इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं बचे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि टॉम हॉक जो मिसाइल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि दीगर हथियारों के भी अमेरिका के पास शदीद तौर पर कमी है और अमेरिका इस कमी की वजह से, हथियारों की कमी की वजह से तकरीबन 3 महीने तक वो जंग नहीं लड़ सकता। तो ये आप देखिए कि जर्मन के चांसलर का बड़ा दावा है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो जंग में ताखीर हो रही है या सीज फायर को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसकी वजह ये मानी जाए कि हथियारों की कमी है? क्योंकि आमतौर से तजिया निगार ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर का प्रेशर है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अभी जो इलेक्शन होना है नवंबर में, मिड टर्म, उसकी वजह है। वजह क्या है? तो क्या ये माना जाए कि जो जर्मनी के चांसलर दावा कर रहे हैं सबसे बड़ी वजह ये है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग न होते, अगर ये मजबूत न होते तो हमला जरूर करते जिस तरह के ये प्रेशर बना रहे थे। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए ये पहली बार इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिका के बड़े बड़े जनरल कमांडर्स, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को हथियारों को लेकर के खबरदार किया था कि हमारे पास इतना अब हथियार नहीं है कि हम ईरान से कई महीने तक जंग लड़ सकें। दूसरी जानिब आप देखिए कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने कल साफ लफ्जों में कहा कि अब गेंद तुम्हारे पाले में है, तुम चाहो तो जंग करो, तुम चाहो तो बातचीत करो। ये क्लियर कट जो ईरान संसद के जो स्पीकर थे कालिबॉफ, उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कह दिया। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जर्मन के चांसलर ने जो दावा किया है उनका दावा कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, बहुत मुनासिब लग रहा है। और ये जो जंग बढ़ रही है, जंग बंदी में तोसी हो रही है, तो उसकी वजह यही हो सकती है। मैं दूसरी खबर की तरफ बढ़ूं तो यूएई का मामला है। यूएई के ऑयल टैंकर पे हमला हुआ, ऑयल टैंकर तबाह हो गया है। अब ये जो हमला हुआ है इसको लेकर के ईरान और यूएई आमने सामने है। यूएई का ये कहना है कि ये हमला जो किया गया है वो ईरान की तरफ से किया गया। ईरान ने हमारे ऑयल टैंकर पे हमला किया है, जबकि ईरान की तरफ से अब ये जवाब आया है कि हमने यूएई के ऑयल टैंकर पे हमला नहीं किया। और ये सफाई ईरान बार बार देता रहा। इससे पहले भी कई बार ऐसा मौका आया जब ईरान ने ये कहा कि हमने आम जगहों पे या वसाइल पर कोई हमला नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो यूएई के ऑयल टैंकर पे हमला किया किसने? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर इसकी जांच कराई जाए। अब देखना यह है, चूंकि देखिए यूएई जो है वो पूरी तरह से ईरान के खिलाफ है, पूरी तरह से। उसकी वजह यह है कि अभी इन पर जब यूएनओ में सिग्नेचर की बात थी तो कई मुल्कों ने यानी 121 मुल्कों ने ईरान की हिमायत की और वाइस प्रेसिडेंट चुना एनपीटी में, लेकिन यूएई ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ईरान और यूएई में काफी झगड़ा भी है, कशीदगी भी है। तो इस वजह से ये शक हो रहा है। लेकिन अब जबकि ईरान मना कर रहा है तो यूएई कैसे कह सकता है? या तो इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और अगर कोई तीसरा है, क्योंकि इसमें शक हो सकता है कि मोसाद भी इस तरह के हमले करा सकता है ताकि मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ एक माहौल बने, ऐसा तजिया निगार कह रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक और खबर जो मैं चलता हूं, क्योंकि पुतिन ने ऐलान किया है कि वो 9 मई को अपनी फतेह वाली जीत की तकरीर करेंगे। जी हाँ, यानी जो रूस के सदर हैं वो अब एक फातेह के तौर पर पूरी दुनिया में अपने आप को पेश करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 9 मई का इंतखाब किया है और नए 9 मई को एक फातेह के तौर पे वो तकरीर करेंगे। बहरहाल लेकिन अगर देखा जाए तो अभी
जंग जो है वो जारी है। यूक्रेन का मसला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में इनका ये खिताब इस वक्त ये कितना अहम होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और शायद इसीलिए पूरी दुनिया में अब उसका इंतजार रहेगा कि आखिर 9 मई को जो रूस के सदर हैं पुतिन, उनका खिताब क्या होगा, कैसा होगा और किस तरह से वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। आइए एक और बड़ी खबर आई है आयरलैंड से। जी हाँ, आयरलैंड से खबर ये है कि आयरलैंड ने अब फिलिस्तीन को बाकायदा एक आजाद रियासत का दर्जा दे दिया। इससे पहले भी कई मुल्कों ने फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा दिया है। तो क्या ये माना जाए कि फिलिस्तीन के हक में अब पूरी दुनिया में माहौल बन रहा है और एक के बाद एक फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा मिल रहा है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में पहले ही से बाकायदा एक रियासत के तौर पर फिलिस्तीन को माना जाता रहा है। यहाँ पे फिलिस्तीन की एम्बेसी भी है और इस तरह से दुनिया के कई मुल्कों में फिलिस्तीन का सफारत खाना है। लेकिन मजमूई तौर पर जो देखा जा रहा है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी की भी बात की जाती है कि साहब इजराइल अलग बन जाए और फिलिस्तीन अलग बन जाए, लेकिन इजराइल जो है वो फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा नहीं देना चाहता। जबकि फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े ईरान का भी यही रवैया है। ईरान का कहना है कि वहां एक रेफरेंडम कराया जाए और रेफरेंडम में जो तय हो उसे वहां पे लागू किया जाए। इजराइल के लिए वहां कोई जगह नहीं, यानी सिर्फ नाम, बाकी जो जहां है वहां वही रहेगी। तो ये उनका कहना है। लेकिन यहाँ पे आयरलैंड ने अगर फिलिस्तीन को ऐसे मौके पे एक आजाद रियासत का दर्जा दिया है तो ये एक बड़ी खबर है। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए पुतिन की फिर खबर आ गई है, लेकिन ये ईरान के हवाले से। जिस तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज तकरीबन 2-3 हफ्तों से ये बंद है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, परेशानियों का सामना है। तो अब पुतिन ने अमेरिका को धमकी दी। पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि अगर अब यानी जल्द अज जल्द स्टेट ऑफ हुर्मुज की जो नाकाबंदी की गई है वो नाकाबंदी नहीं खोली गई तो हम ईरान के नेवल फोर्स में शामिल हो जाए, यानी ईरान के साथ जंग में खुलकर मैदान में आ जाएंगे। इसको साफ लफ्जों में कहें तो ये कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है। अब देखना ही होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान ने भी कल ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है और धमकी ये दी है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप जंग पर कोई फैसला लो, वरना फिर जंग करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और यही वजह है कि 14 शर्तें जो ईरान ने भेजी है, अब अमेरिका ने उसका जवाब दिया है। जवाब में क्या है वो स्टडी किया जा रहा है, अभी बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन एक खबर ये जरूर आ रही है कि 14 नुकाती जो जवाब में उसमें एक चीज जो ईरान मान रहा है, ऐसी खबर अभी तस्दीक नहीं है, ऐसी खबरें चलाई जा रही, झूठ भी हो सकती मैं कह रहा हूं। लेकिन ये ईरान ने कहा है कि 15 साल तक हम यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है रोक देंगे। तो क्या वाकई ईरान ने ऐसा कहा है? अब अभी जब पूरी तरह से ईरान की तरफ से कोई ऐसा बयान आएगा तब हम उसको इसमें शामिल करेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक अहम है। बहरहाल ये तो तय है कि ईरान नहीं चाहता कि जंग बढ़े, ईरान चाहता है कि जंग रुक जाए। क्योंकि कुछ भी हो तो ईरान भी महंगाई और दूसरे वसाइल से मसाइल से परेशान है। ईरान के अवाम भी काफी परेशान है, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज के की नाकाबंदी की वजह से ये सही है कि तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का नुकसान खुद ईरान का हुआ है। हालांकि 80-85 टैंकर्स ईरान ने निकाले हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि जब पाबंदी है तो है और उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, उसका नुकसान तो होता है। लेकिन जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि सिर्फ ईरान का नुकसान हो रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका का भी भारी नुकसान है। अमेरिका के किसानों को खाद नहीं मिल रही, अमेरिका में जो ऑयल प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो फ्यूल प्राइस, तो इसलिए और वहां पे भी बड़े मनफी निगेटिव असरात जो है वो नुमाया हो चुके हैं अमेरिका के अंदर।
تو یہ کم از کم کہنا ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اتنی بے چینی کیوں اتنی بے چینی ڈونالڈ ٹرمپ کو ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے ایک اور خبر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے ایران، چین اور امریکہ سے لے کر. کیونکہ جب یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ناکہ بندی ہے اور اس کے باوجود چین اور ایران اسی طرح سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، تو ایسے میں ایک بار پھر امریکہ نے چین کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ایران کی مدد یا ایران سے مدد لی تو ہم چین کے جہازوں کو بھی روک دیں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے. ایسے میں چین نے کہا کہ یہ دھمکی قابل برداشت نہیں ہے. آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ایران سے الگ ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم ایران سے الگ نہیں ہو سکتے. ہمارے ایران کے ساتھ جو رشتے ہیں ویسے ہی رشتے رہیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے بہت کلیئر کٹ چین نے یہ کہا آپ کو بھڑکاؤ، یعنی آپ جو ہے بھڑکاؤ بیان دیتے ہو. ہاں، ہم ایرانی تیل کی خریداری پر امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کر سکتے. یعنی جس طرح سے ہم پہلے خرید رہے تھے ویسے ہی اب بھی ہم خریدیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایران سے تیل نہ خریدیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کی تعمیل نہیں کریں گے. ہمارے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں اور ٹرمپ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کے خلاف سختی سے خبردار کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا تجارتی معاملہ ہے اس کو ہم تک رہنے دو، اس میں امریکہ کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چین نے ایک طرح سے پلٹوار کیا ہے، چین نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے. تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے. میں برکس کا بھی اگر بات کروں تو اس کی بھی تیاری چل رہی ہے اور اس میں ایران کو بہت اہمیت کے ساتھ دعوت دی گئی ہے، شامل کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی امریکہ میں کافی گھبراہٹ ہے. آخری خبر جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حوالے سے. خبر یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایران سے بات کرنے کا دعویٰ کرتے کہ صاحب ہماری بات چیت چل رہی ہے اور بہت جلد مسئلے جو ہے حل ہو جائیں گے. حالانکہ دھمکی بھی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جنگ ٹل گئی، کبھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے بیانات، ایک پورا ڈرامائی انداز ان کا رہتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں بات تو کر رہا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میں جب بھی بات کرتا ہوں تو فلاں ڈھیکا میں یہ بول رہا ہوں، میں وہ بول رہا ہوں. اس طرح کے بیانات جو ہے وہ آتے ہیں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. ہاں؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی کون ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے پھر ڈونالڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ محمد فلاں، میں کہتا ہوں کیا آپ لیڈر ہیں؟ ہاں، ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں ایک لیڈر کی تلاش ہے. ہاں، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی بھی لیڈر نہیں بننا چاہتا. بتائیے یعنی وہ اس بات کے لیے پریشان ہے. ارے بھائی، سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ مار رہے ہو، کہہ رہے ہو لیڈر نہیں ہے، تو خامنائی صاحب کون تھے؟ آپ نے کیوں مارا؟ ہاں؟ آپ مارتے جا رہے ہو، کہہ رہے ہو کوئی لیڈر نہیں، کوئی بننا نہیں چاہتا. تو کیا ایران کے لوگ آپ کو جب آپ نے بیان دیا تھا کہ ہمیں سپریم لیڈر بنانے کی آفر آ رہی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ امریکہ کے صدر ہو اور آپ اس طرح کے بیان دیتے ہو. صاحب ایران میں کوئی لیڈر ہی نہیں، کوئی لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، کیسے لیڈر نہیں ہے؟ باقاعدہ منتخب صدر ہے وہاں پہ، مسعود پزشکیان، وہ لیڈر نہیں، وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہاں تم سے براہ راست بات نہیں کر رہے ہیں. پھر آیت اللہ مجتبی خامنئی وہ کون ہے جنہیں چنا گیا، باقاعدہ وہاں کی سپریم باڈی نے چنا، وہ آج کی تاریخ میں سپریم لیڈر. پھر اور آئیے، ابھی آپ نے آیت اللہ جو سید علی خامنئی صاحب کو شہید کیا، تو کیوں شہید کیا؟ کیوں انہیں مارا؟ یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. تو وہ لیڈر نہیں تھے تو آپ نے مارا کیوں؟ اور آپ کہہ رہے ہو ایران کے پاس کوئی لیڈر نہیں. تو اس سے زیادہ بےہودہ اور بھدا بیان کیا ہو سکتا ہے جو آپ کی طرف سے آ رہا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں
जो वजीर खारजा है सैयद अब्बास इराक़ची, वो दौरे कर रहे हैं। वो हर रोज, अभी 2 दिन पहले उन्होंने तमाम मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनसे बात की फोन, और अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। तो ये कहना कि कोई है ही नहीं लीडर, ये बकवास है, ये बेबुनियाद है। हाँ, तानाशाह नहीं है आपकी तरह, जैसे अमेरिका के सदर तानाशाह सदर, वो नहीं है। बाकी वहां पे लीडरशिप है, और लीडरशिप आप काम कर रही है। अगर काम न कर रही होती तो आप सत्ता पलट कर चुके थे। वहां पे जो मौजूदा रजीम है वो बहुत स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग रजीम के साथ पूरा ईरान खड़ा है। आज ईरानी फौज में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ईरान की हिमायत में लड़ने की। तो नाजरीन, ये थी कुछ अब तक की बड़ी अहम खबरें। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।